Hello, students. Welcome to the Roots Education. This is Salman Siddiqui. I think it's been 4 weeks that I started the journey of English language, and from the very beginning of the class, I had started teaching with all the basics of English language, and I also discuss the most important points. Okay, so how can I start speaking? How can I start writing the good sentence, the actual sentence, the proper sentence? तो मैंने सब चीजों पे आपसे बहुत डिस्कशन किया हर एक चीज को लेकर. ओके, एक बारीक से बारीक चीजों को मैंने स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस किया. मैं थैंकफुल टू यू कि आपने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं. एंड बहुत अच्छा लगा मुझे कि हम लोग बहुत कम टाइम में 800 फैमिली हो गए हैं. आई वुड लाइक टू पे थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट हु आर जस्ट वाचिंग माय चैनल. नॉट ओनली दे आर वाचिंग बट आल्सो दे आर शेयरिंग इट. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर डूइंग दिस. एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं बैक टू बैक बहुत सारे वीडियोस लाता रहूंगा और बहुत अच्छे अच्छे बातों को आपको सिखाता रहूंगा. एंड इट इज ट्रू कि आप अभी जो पढ़ रहे हो वो सारी बेसिक्स हैं, वो आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा आई थिंक. एंड अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा है तब भी आप शुरू से पढ़ रहे हैं. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को आपको बताता रहूं ताकि कहीं कंफ्यूज ना हुई है. ओके, और बस इसी पेशेंस के साथ एक एक दो दो वीडियोस मेरे वॉच करते रहिए. अगर कोई कंफ्यूजन होती है तो पीछे से आके फिर से वीडियोस को एक बार वॉच करिए, आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी. और अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस को थोड़ा मैं जल्दी लेकर आऊं ताकि आप एंजॉय भी करते रहे और इंग्लिश को सीखते रहें. और मुझे नहीं पता कि मैं स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं इंग्लिश कॉम्पिटेटिव पढ़ा रहा हूँ या मैं सब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ. बट आई नो वन थिंग दैट आई एम टीचिंग यू इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू आर जस्ट लर्निंग दिस लैंग्वेज. आप सीख रहे हो उसको. बेटा एक बार इंग्लिश को सीख लिया, फिर चाहे वो कंपटीशन हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे जैसा हो, कहीं आप प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे. तो चलिए, हमने कॉन्टिन्यूअस पे काफी सारी बातें की थी. अब मैं चाहता हूँ कॉन्टिन्यूअस से कुछ पॉइंट्स आपसे मिस ना हो जाए. मतलब मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूँ. मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा भी फील हो कि यार कुछ तो बचा रह गया. तो इस वीडियोस में हम फिर से ओवरऑल सारे कॉन्टिन्यूअस को कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं. चलिए शुरू करते हैं. तो क्लास चलते हैं, सारे कॉन्टिन्यूअस को एक बार कंपेयर किया जाए. ओके, ऑफ कोर्स वी हैड डन सेपरेटली बट इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू कंपेयर ऑल दीज. ओके, तो सभी सारे कॉन्टिन्यूअस को कंपेयर करना उतना ही जरूरी है जितना उनको सेपरेटली पढ़ना. तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट की बात करते हैं. तो हम लोग ने क्या सीखा था? इज, एम एंड आर. ओके, फिर हमने पास्ट में क्या सीखा था? वॉज, वर. प्रेजेंट के बाद पास्ट, पास्ट के बाद फ्यूचर. फ्यूचर में हमने क्या सीखा था? विल बी. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको याद होगा. शैल बी. नहीं याद है तो अब से याद हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीजें हमने इज एम आर प्रेजेंट के लिए, वॉज वर पास्ट के लिए, एंड विल बी शैल बी फ्यूचर के लिए. और मैंने आपको बताया था कि इन सभी के साथ हमेशा वर्ब की इंग फॉर्म यूज की जाती है. इनके साथ क्या, जितने भी कॉन्टिन्यूअस बोले और लिखे जाते हैं सब में वर्ब की इंग फॉर्म यूज की जाती है. ये आपको क्लियर होगा अच्छे से. तो यहाँ पे हम आते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का. हमने आपसे बताया था कि सेंटेंस के एंड में अगर आपको हाँ मिलेगा तभी आप उसको प्रेजेंट बोलेंगे और हम इज, एम या आर को यूज करेंगे. इन द सेम वे अगर सेंटेंस के एंड में था मिलेगा तो हम यूज करेंगे वहां पे वॉज या वर. अगर हम ऐसे ही देखेंगे, अगर फ्यूचर के लिए सॉरी, अगर सेंटेंस में हमको एंड में गा मिलेगा तो हम वहां पे बोलेंगे विल बी या शैल बी. ये ऐसे वर्ड्स हैं बेटा जो हमको टाइम बताते हैं. टाइम बताते हैं कि जो सेंटेंस है वेदर इट इज इन द प्रेजेंट, वेदर इट इज इन द पास्ट और इन द फ्यूचर. तो यही है कि ये हमको सब टाइम बताते हैं कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है. और इन सब के साथ मैं फिर बार बार इसको रिपीट करता ही आया हूं, इन सब के साथ वर्ब की इंग फॉर्म को यूज किया जाता है. ओके, तो अभी चलते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स को सीखेंगे जो कंटिन्यूअस के. ओके क्लास, तो अभी हमने थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चीजें बढ़ाई हैं. अभी मैं आपको एक पूरा कंप्लीट पैराग्राफ दे रखा हूं, पूरा पैराग्राफ. ठीक है, आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे. अभी मैं नहीं करूंगा, आप बेटा वीडियो को पॉज करिए और खुद ही इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए. बिल्कुल हिम्मत रख के करो, कोई दिक्कत नहीं है. गलत ही तो होगा, गलत होगा तो मैं बताऊंगा चीजें कैसे सही होंगी. ओके, और प्रैक्टिस करो. कोई चीज हमेशा गलत नहीं होती रहती है. जितनी गलतियां करोगे, जब उसको सीखोगे तब वो चीज और सही होती जाएगी. कहते नहीं, अनुभवी व्यक्ति गलती नहीं करता है, लेकिन याद रखना अनुभव गलती से ही आता है. नाउ
स्टार्ट डूइंग दिस। ओके, चलिए, तो उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये सारे के सारे सेंटेंस हमारे, अगर आप देखो तो ये प्रेजेंट में है। आपको क्या दिख रहा है? लास्ट में हा, इधर भी लास्ट में आपको हा दिख रहा है, इधर भी आपको हा दिख रहा है, इधर भी आपको हा दिख रहा है। इससे ये कंफर्म हो गया कि हमें इज, एम या आर को यूज करना है और सभी के साथ वर्ब की इंग फॉर्म। ठीक है, अगर बेटा यहीं पर हम था यूज कर देते, जितने भी यहाँ पे लिखे हैं यहाँ पर था को यूज कर देते, तो था के जगह पर यहाँ पर वॉज या वर लगा देते। ओके, अगर हम बेटा यहाँ पे गा लिख देते हैं, तीनों में गा, ठीक है, जितने हैं तीन चार जितने वर्ब है इनके साथ टाइम गा, तो आपको ये पता है कि अब इज या वॉज वर ना आकर के विल बी या शैल बी आता। ओके, तो समझिएगा, अभी हम लोग करते हैं, सारा का सारा प्रेजेंट है, तो ये चीज क्लियर है कि आपको इज एम आर ही यूज करना है, इज एम आर ही यूज करना है, ध्यान रखिएगा। ओके, और इज एम आर के बाद वर्ब की इंग फॉर्म। चलिए शुरू करिए। तो हमने आपको बता रखा है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होते हैं उसमें हम इज, एम या आर को यूज करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की इंग फॉर्म को यूज करते हैं इनके साथ। ओके, कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहा हूं मैं, फिर कर रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस जान लेना, पूरी इंग्लिश नहीं है। हाँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपको इंग्लिश का आ जाएगा। ओके, यानी जितने भी कॉन्टिन्यूअस सेक्शन आप बोलोगे वहां आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा एक स्टेप फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि मैंने यही बताया था कि जो चीज, जैसे जो चीज जहां सोचो या देखो या बोलना हो तो वहीं लिखते बोलते चले जाओ। बस जब वर्ब पे पहुंचना तो जो एक बात वर्ब से पहले है वो उठा के वर्ब के बाद कर दोगे आप। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने दिमाग में सोचा मैं, तो मैं का हो जाएगा आए, फिर है राहुल का इंतजार कर रहा हूं। अब यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो गई, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सोच नहीं पा रहे हैं कर रहा वर्ब हूं या इंतजार कर रहा वर्ब हूं या राहुल का इंतजार कर रहा वर्ब हूं। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी को सेम प्रॉब्लम है, लेकिन अलग अलग स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है दिमाग में। ठीक है, तो मैं आपको एक ट्रिक बता चुका हूं पहले ही कि अगर अगर इंतजार कर रहा यानी राहुल का इंतजार कर रहा एक वर्ड में कवर हो जाए इंग्लिश के, तो पूरा वर्ड मान लो। बट ऐसा कोई विधा ही नहीं कि इतने सारे शब्दों को एक वर्ड में लाया जाए। ओके, वो अलग चीज है जो हम पढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो दूसरी चीज है। फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इंतजार कर रहा, इंतजार कर रहा, इंतजार करना ही तो वर्ब है, क्योंकि आप इसको इंग्लिश में वेट कह सकते हो। ओके, तो इंतजार कर रहा वर्ब है और वर्ब से पहले लिखा हुआ है राहुल और यहाँ लिखा है का। अब आप कहोगे सर का की इंग्लिश क्या होगी? का बेटा एक अक्षर है, जान लो। इंग्लिश में तीन चीज को ट्रांसलेट नहीं करते हैं, पहला अक्षरों को, दूसरा मात्राओं को और तीसरा ऐसे शब्दों को जिनका कोई मतलब नहीं होता है। पहला अक्षर बताया, राहुल ने कहा, राहुल सेड, ने का कोई इंग्लिश नहीं, मैं पहले बता चुका हूं, फिर बता दे रहा हूं। दूसरा, सर तो अक्सर लोग का की के का ऑफ लिख देते हैं, ठीक है ना, सही लिखते हैं ऑफ का की के, लेकिन वहां पे दोनों साइड पे नाउन होना चाहिए। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा आगे कुछ और फ्रेजेस तो आपको ये अच्छे समझा दूंगा, लेकिन यहाँ पे देखो एक साइड पे तो राहुल है, दूसरे साइड पे तो पूरा वर्ब बैठा हुआ है, यानी इधर कोई नाउन ही नहीं है। तो इस कंडीशन में बेटा ये अक्षर से ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको एक ट्रिक और बता दूं, जैसे लिखा होता है बच्चों से, अब से का ध्यान रखिएगा, हम विद या फ्रॉम लिखते हैं, फ्रॉम द चिल्ड्रन या विद द चिल्ड्रन। ओके, लेकिन अगर कुछ ऐसे लिखा होता बहुत से बच्चे, अब ध्यान देखिए, अब यहाँ पे से बीच में लिखा है, अब से का कोई खास मतलब नहीं है, बस बहुत बच्चा मेन है, ठीक है ना। अगर यही से एंड में आता बहुत बच्चों से, तब ये कहलाता प्रीपोजिशन। अभी ये केवल एक अक्षर है, तो ध्यान रखिएगा सारे अक्षर अक्षर नहीं होते हैं, कुछ अक्षरों को प्रीपोजिशन बना दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे का यहाँ कोई मतलब नहीं, ठीक है, केवल एक अक्षर है बेटा। तो चलो अब यहाँ पे राहुल लिखा है और राहुल वर्ब से पहले है, तो हमने पहले बता रखा है उठा के वर्ब के बात कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया।
बिल्कुल परेशान ना हो, ये चीजें बहुत आसान है, कोई चीज तब तक डिफिकल्ट जब तक आपको नहीं आती है। तो हम पहले लिखेंगे इंतजार कर रहा। सभी को पता है कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब की इन फॉर्म बोली और लिखी जाएगी। तो वेट का क्या हो जाएगा, वेटिंग। और हाँ ने कह दिया अ पढ़ने वाले, ये प्रेजेंट है, तो या तो इज लाओगे या एम लाओगे या आर लाओगे। तो आई के लिए क्या लाओगे, तो आपको पता है आई के लिए हम एम यूज करेंगे, तो क्या बन गया, आई एम वेटिंग। अब देखो एक बात और, देखो मैं सेंटेंस एक ही कर रहा हूं लेकिन कई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते चल रहा हूं। आप कहीं कहीं नोट करते रहा करो, मैं हर बात नहीं लिखा सकता हूँ, जिससे इंग्लिश में बेटा हर चीज समझ नहीं जाती है, कहीं कहीं कुछ चीजें रटी भी जाती है, ये भी कड़वा सच है इस लैंग्वेज का। जैसे यहाँ पे वेट लिखा है, वेट, तो वेट के बाद हमेशा फॉर आता है, ठीक है। अगर किसी का इंतजार करो उसके बाद उसको लिखना है तब फॉर लिखिएगा, ये नहीं कि मैं इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर, आप ही ने कहा तो लिख दो ना, ऐसा नहीं करना है, आई एम वेटिंग लिखोगे वहां पे। लेकिन जिसका इंतजार करोगे उसको उसके बाद लिखना है तो फॉर लगा दीजिएगा। जैसे आई एम वेटिंग फॉर राहुल, आई एम वेटिंग फॉर आमिर, आई एम वेटिंग फॉर माई स्टूडेंट्स, आई एम वेटिंग फॉर माई पेरेंट्स, ओके। बट आई एम वेटिंग, अगर आई एम वेटिंग लिखोगे तो उसके बाद आपको कोई भी नाउन ऐड नहीं करना है, ऐड करोगे तो फॉर के साथ ऐड करोगे, ओके। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो बिगिनर्स है वो मिस्टेक कर दिए होंगे, लेकिन बेटा कोई बात नहीं, आज आपने ये चीज सीख ली ना, अब आप जहां जहां वेट बोलोगे वहां वहां वेट के बाद फॉर ही निकलेगा। जैसे लेसन के बाद टू आता है, ओके, जैसे इंटर के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। खैर, तो फिलहाल इतना समझो। तो आई एम वेटिंग फॉर, अब राहुल का लिख दोगे राहुल, ओके। यहाँ पे कुछ बच्चों ने क्या मिस्टेक की है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दो। यहाँ पे कुछ लोगों ने राहुल का स्मॉल आर कर दिया होगा। ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल फॉर्म में लिखा जाता है, ओके। तो मैं आगे आपको नाउन पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें बता दूंगा। तो उम्मीद है पहला सेंटेंस काफी लोग का सही होगा कि आई एम वेटिंग फॉर राहुल। अब लिखा है वो काफी साल बाद आ रहा है। तो देखिए काफी साल बाद, ये आ रहा से पहले लिखा है तो आ रहा के बाद कर दो, ये तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके, फिर बार बार रिपीट करते जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले लिखा है वो कौन है, तो ये वो है राहुल। तो राहुल एक लड़का है, इसलिए यहाँ पे हम ही यूज करेंगे। अभी ये मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू नहीं किया हूँ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, मैं इन सभी को शुरू करके आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन फिलहाल थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आपके अंदर कुछ चीजें पहले से आ जाए ताकि आप ग्रैब कर सको अच्छे से। तो यहाँ पे वो के लिए मैं क्या यूज कर दिया, ही, क्योंकि वो राहुल के लिए आ रहा है। अभी लिखा है काफी साल बाद, ये वर्ब से पहले वर्ब के बाद कर दो। अब आ रहा ये काम जारी है, जारी है तो कमिंग मत सोचो कौन सा टाइम है, जारी तो कमिंग इन फॉर्म डायरेक्टली लिख देना है। लेकिन ये हा बता रहा है प्रेजेंट है, तो आप इस एमान में से कोई चीज यूज करोगे। अब पता लगा आपने देखा ही नंबर में एक है यानी सिंगुलर है, तो आप सिंगुलर के लिए यूज करोगे इज। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज कमिंग। अब बचा काफी साल बाद, ये वर्ब से पहले था, उठा के वर्ब के बाद कर दो। तो देखो यहाँ पे बाद लिखा है, बाद एक प्रिपोजिशन है, ठीक है ना। और काफी साल यानी बहुत से साल, तो बाद की इंग्लिश पहले लिखी जाएगी। आपको पता है बाद को हम इंग्लिश में आफ्टर कहते हैं, और मैं जब आपको प्रिपोजिशन पढ़ाऊंगा तो पीछे को भी आफ्टर कहा जाता है, कई अलग अलग सेंस होते हैं वर्ड के, तो कंफ्यूज ना होइएगा। आफ्टर मतलब बाद, और कितने बाद, काफी साल। अब काफी साल को आप लिख सकते हो मेनी ईयर्स, मेनी ईयर्स, ओके। उम्मीद है ये आपको समझ में आया, ठीक है। काफी यानी बहुत से, ठीक है। अभी लिखा है वो अकेला नहीं आ रहा है, यहाँ देखो नेगेटिव आ गया। कुछ स्टूडेंट सोचते होंगे कि सर इंग्लिश जब पढ़ा रहे हैं काफी टाइम हो गया, मतलब लगभग 7 to 8 लेक्चर हो गए हैं, बट मैंने अभी तक आपको निगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ाया है। पता नहीं आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया, लेकिन मैं खुद बता दे रहा हूँ कि बेटा एक क्लास लास्ट में नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मैं लूंगा, और आपको सारे के सारे सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव बोलना आ जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं उसको बोलना। फिलहाल जो मैंने मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो ये एक पैराग्राफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता चल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वो हो, वो का क्या हो जाएगा, फिर ये राहुल के लिए तो ही हो जाएगा। अकेला नहीं, अब ये वर्ब है आ रहा,
आ रहा बोले तो कमिंग, क्योंकि आप ही ने कहा था कॉन्टिन्यूअस हो तो इंग फॉर्म, और यहाँ पे ये प्रेजेंट है तो ही इज कमिंग। अकेला, अकेला को कहते हैं अलोन, तो ही इज कमिंग अलोन, इसका मतलब वो अकेला आ रहा है, बट इसमें नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ब का होता है, पैसिव वर्ब का बनता है, इनडायरेक्ट वर्ब का बनता है, सिंथेसिस वर्ब का होता है, ट्रांसफॉर्मेशन वर्ब का होता है, सब वर्ब ही का है, पूरा खेल वर्ब का है, तो नेगेटिव भी बेटा वर्ब का ही होगा। तो इज यहाँ पे वर्ब है, इसमें आप नॉट लगा दो, ये आगे हम बता देंगे आपको, इन डिटेल समझा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो क्या बन गया, ही इज नॉट कमिंग अलोन। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से बता रहा हूं, पहले वो सोचा, वो का ही लिख दिया, अकेला, अकेला वर्ब से पहले है तो वर्ब के बाद जाएगा, नहीं आ रहा है वर्ब, वर्ब है नहीं आ रहा, तो इज कमिंग के बजाय लिख दिया इज नॉट कमिंग। अब वर्ब से पहले बचा था अकेला, आपने लिख दिया अलोन, फुल स्टॉप। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। गलती हुई कोई बात नहीं, आपने सीखा, बहुत कुछ सीखा इस एक पैराग्राफ से। अब लिखा वो की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पे ही। फिर लिखा है अपने परिवार के साथ आ रहा, तो अपने परिवार के साथ वर्ब से पहले है, वर्ब के बाद जाएगा, आ रहा का क्या हो जाएगा, कमिंग। पहले वो का लिख दो ही, फिर है अपने परिवार के साथ, ये पूरा एक फ्रेज है, तो ये उठ के पूरा वर्ब के बाद जाएगा। अब आ रहा की इंग्लिश आएगी, तो ही के लिए क्या यूज होगा, आपको सभी को पता है, ही सिंगुलर है तो ही के लिए इज यूज किया जाएगा, ये ऊपर लिखा हुआ इज। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, ही इज, तो आने की इंग फॉर्म, तो कम में क्या लगा दोगे, आईएनजी, तो क्या बन गया, ही इज कमिंग, क्योंकि ये इज लगा रहे हो, ये प्रेजेंट है, यानी हा बता रहा है कि ये प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे क्या लगा रहे हो, इज लगा रहे हो, तो क्या लिखोगे, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग, ही इज कमिंग लिख दिया। अब परिवार के साथ, परिवार के साथ देखो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये हम आपको वीडियो नंबर 2 में पढ़ा रखे हैं, जिनको नहीं आता है वो जाके देख ले, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने पिछले सारे वीडियो में समझा रखा है, कोई नई चीज नहीं लिखा रहा हूं जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ा है। फिर कह रहा हूं जो नए हैं वो सीक्वेंस से जाके देखो, मैं कोई आई बटन में कुछ फिक्स नहीं करने वाला हूं, एक एक क्लास मेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए क्या लिखा है, ही इज कमिंग, अब है परिवार के साथ, तो ये प्रीपोजिशन है के साथ, इसकी इंग्लिश पहले आएगी विद, अब परिवार का द फैमिली, ये विद कैसे हो गया, मैंने पीछे की वीडियो में बता रखा है। ओके, फ्रॉम भी होता है, विद भी होता है, तो आपका सेंटेंस क्या बना, थोड़ा सा हौच-पौच दिख रहा है, लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम वेटिंग फॉर राहुल, ही इज कमिंग आफ्टर मेनी इयर्स, ही इज नॉट कमिंग अलोन, ही इज कमिंग विद द फैमिली। ओके, उम्मीद है, अच्छा अपने लिखा था, सॉरी मैं अपने को नहीं देखा, यानी यहाँ परिवार अपने यानी राहुल का है, तो ध्यान रखिएगा, अब परिवार राहुल का है, तो राहुल को यहाँ पे हम ही बोले थे, और जब ही के बाद नाउन आएगा तो ही का हो जाएगा हिज। ठीक है, तो क्या बन गया, ही इज कमिंग विद हिज फैमिली, माफ करेगा अपने नहीं देख रहा हूं। तो उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस को चलते हैं। हाँ लेकिन एक चीज और, मैं एक बार मैंने बीच में रुक गई थी, अक्षरों का अनुवाद नहीं होता है, दूसरा दूसरा बेटा मात्राओं का नहीं होता है, गया गो, गई गो, गए गो, यानी कि गया गो गई गोई ना, गया तो भी गो, गई तो भी गो। तीसरा, ध्यान रखिएगा, तीसरा यानी ऐसे वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं यार गर्मी वर्मी बहुत है, गर्मी वर्मी, गर्मी को तो हम कह सकते हैं हॉट, बट वर्मी को कुछ नहीं कह सकते हैं, उसको ट्रांसलेट ना करिएगा, दिमाग मत लगाइएगा उसमें। जैसे पानी वानी हर तरफ भरा हुआ था, चाय वाय लाओ यार पिया जाए, तो चाय का तो टी होगा, वाय का कुछ नहीं होगा। तो यहाँ कुछ बच्चे पूछते भी है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी, मीनिंगलेस वर्ड्स की कोई इंग्लिश नहीं होती है। तो चलते हैं आगे। अब ये लिखा है लोग मंच के सामने खड़े हैं, मैं खड़े हैं को खड़े थे कर दे रहा हूं। ओके, चलो इसको पास्ट कर दिया, तो पास्ट में आप सभी को पता है वॉज आता है या वर आता है, और इसके साथ वर्ब की इंग फॉर्म। तो यहाँ पे इतना नॉर्मल सेंटेंस क्यों दिया सर ने, थोड़ा सा नॉर्मल है लेकिन कुछ चीजें ध्यान देने लायक है। लिखा है खड़े, कुछ बच्चों को लगता है जिसमें रहा रही लगे हो, रहा रही रहे वही जारी होता है, नहीं, सारे रहा रही रहे जारी भी नहीं होते हैं, और कुछ रहा रही रहे के बिना भी जारी होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है खड़े, तो लोगों के खड़े होने का काम जारी है। अब यही आप समझने वाली बात है बेटा, ये पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर,
तो कोई काम पास्ट में उस समय जारी था, स्पेशल टाइम पे वो काम जारी था। कुछ बच्चों को लगता है कि जो काम बीत गया वो पूरा नहीं, ये पास्ट में ये समय, उस समय ये काम बेटा जारी था। तो वैसे शुरू करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट ना किया जाए क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो लोग का क्या हो जाएगा, लोग का हो जाएगा पीपल। अब मंच के सामने, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, पढ़ा रखा हूं वीडियो 2 में, जाके देख लीजिए, मत टाइम वेस्ट करिए। यहां जाएगा वर्ब के बाद खड़े, कंटिन्यू है, जारी है, तो खड़े को स्टैंड कहते हैं, खड़े होने को, और कंटिन्यू है तो स्टैंड हो जाएगा। और ये था बता रहा है कि अ पढ़ने वाले ये पास्ट है तो वॉज या वर ही यूज करना। अब पीपल, जो पीपल है, अब पीपल जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल है यानी एक से ज्यादा है, तो वॉज या वर में से वर आएगा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर। तो क्या बन गया, पीपल वर स्टैंडिंग। अब मंच के सामने, तो मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशनल फ्रेज में पहले उन शब्दों को लिखते हैं जिसमें प्रीपोजिशन होता है। तो के सामने का क्या हो जाएगा, बिफोर। इन फ्रंट ऑफ भी होता है, बिफोर भी होता है, ठीक है। जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा इन डिटेल समझा दूंगा। अभी मंच का क्या होगा, द स्टेज। तो कितना ब्यूटीफुल सेंटेंस है दैट, क्या लिखा है, पीपल वर स्टैंडिंग बिफोर द स्टेज। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ सर, बहुत आसान है, ऑफ कोर्स ये इजी है, लेकिन अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो शुरू में मैंने कहा था कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट डिस्कस करूंगा, अब शुरू हो गया है। ये करेंटली कंटिन्यू है, मतलब अभी ये काम चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे जगह भी हम कंटिन्यूअस यूज करते हैं। तो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो आए, मैं का आए, इंग्लिश वर्ब से पहले वर्ब के बाद करो। पढ़ा रहा हूं तो आए के साथ आपको पता है एम आएगा, और पढ़ाने का टीच होता है, टीच में आईएनजी आ जाएगा, आई एम टीचिंग, और वर्ब के पहले था इंग्लिश, उठ के इसको वर्ब के बाद लिख देंगे। ये एक्शन अभी चल रहा है इसलिए इसको मैंने लिखा है, कोई टफ नहीं है, बहुत इजी, मैं जानता हूं। लेकिन कुछ एक्शन बेटा ऐसे भी होते हैं ना जो कॉन्टिन्यूअस तो होते हैं, लेकिन जिस समय आप बोल रहे होते हैं उस समय कॉन्टिन्यूअस नहीं होते। देखिएगा, ये लिखा है वो नीट की तैयारी कर रहा है। अब बताइए, कोई मान लो खाना खा रहा है बैठकर, आपने कहा यार कोई इससे बात ही नहीं करता है, तो आप कह रहे हो यार वो बात नहीं करता है, वो नीट की तैयारी कर रहा है। तो अभी तो खाना खा रहा है यार, हाँ अभी तो खाना खा रहा है, लेकिन वो नीट की तैयारी कर रहा है, यानी ये काम कंटिन्यू है, बस उस समय में कंटिन्यू नहीं है। अब यहाँ पे हैज बीन, हैव बीन भी यूज करते हैं, हैड बीन यूज करते हैं, लेकिन फिलहाल आप नॉर्मली इसको भी यूज करिए, ठीक है। आपको पता है कि प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर्ब, ठीक है। तो यहां तो प्रेजेंट में ही सेंटेंस सही है। तो वो का क्या हो जाएगा, सबसे पहले वो आया दिमाग में, तो वो का ही लिख दो, अगर वो लड़का है तो ही, और लड़की है तो शी लिख दो, जो आपका मन हो, वो आप पे डिपेंड करता है आ किसके लिए रहा है। तो मान लो हमने ही लिख दिया। अब नीट की तैयारी, देखो फिर वही चीज आ रही है जो भी पीछे बताया मैंने पहले ही पैराग्राफ में। तो आपको पता है नीट वर्ब से पहले है, ये वर्ब के बाद जाएगा। तैयारी कर रहा वर्ब है, ध्यान रखिएगा। वो अब क्या है, तैयारी कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। अब की तो मात्र अक्षर रह गया, उसको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर का, की, के बहुत बड़ी बात है अपने आप में, ये कहीं पर बहुत वैल्यू है इसकी। तो जहां पर होगी मैं वहां बता दूंगा, फिलहाल इस पे चलते हैं। तो तैयारी कर रहा, तैयारी कर रहा कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है तो प्रिपेयरिंग, ओके। और प्रेजेंट है बेटा तो ही के साथ आएगा इज, तो ही इज प्रिपेयरिंग। अब प्रिपेयर के बाद भी फॉर आता है, प्रिपेयर के बाद भी फॉर आता है, जैसे वेट के बाद फॉर, तो प्रिपेयर के बाद फॉर। मैं फिर कह रहा हूं, इंग्लिश में कुछ चीजें रटी भी जाती है, ओके। तो यहाँ पे लिखा है ही इज प्रिपेयरिंग फॉर। अब किस चीज की प्रिपेयरिंग कर रहा है, नीट की, तो नीट का यहाँ पे लिख दो नीट, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। ये काम उस समय नहीं कंटिन्यू है जब आप बोल रहे हो। जैसे मैं बोलूं कि मैं एबीसी स्कूल में इंग्लिश का टीचर हूं, या मैं एबीसी स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो सिंपली ऐसे बोल सकता हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। या मैं ऐसे बता सकता हूं, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। या मैं ऐसे बता सकता हूं, आई एम पीजीटी इंग्लिश इन एबीसी स्कूल, या आई एम वर्किंग एज पीजीटी इंग्लिश इन एबीसी स्कूल, ओके। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। चलिए, तो जितने भी एक्शन अभी मैंने बोले वो कंटिन्यू है, बट उस समय नहीं जब मैं बोल रहा हूं। जैसे अभी मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं रात के 11:30 बजे, तो अभी तो मैं अपने स्कूल में हूं नहीं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं आजकल आप क्या कर रहे हैं,
तो मैं कहता हूं उनसे आई एम वर्किंग एज ए पीजीटी इंग्लिश। जब मैं ऐसे बोलता हूं आई एम टीचिंग इंग्लिश इन एबीसी स्कूल, तो अभी तो मैं यहाँ बैठा हूँ यार, पढ़ा तो रहा हूँ लेकिन स्कूल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे भी बोला जाता है जो एक्शन कंटिन्यूअस उस समय ना हो तब भी इंक फॉर्म से बोला और लिखा जाता है। छोटी चीजें हैं, बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए बेटा, तो अब और इससे मजेदार चीज पे हम चलते हैं। तो फिर मजेदार चीज क्या है कि इज एम आर से भी हम फ्यूचर बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि इज एम आर से भी फ्यूचर सेंटेंस बोले जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इज एम आर से भी फ्यूचर सेंटेंस बोले जाते हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, यार इज एम आर से तो मैंने प्रेजेंट हमेशा बोला है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोला है, हाँ कभी कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोला है इज एम आर से, बट फ्यूचर बोला जाता है, ऑफ कोर्स बोला जाता है विद द यूज ऑफ एडवर्ब। बता दूं क्या, बहुत ज्यादा उसको सस्पेंस में लेकर जाऊं। चलिए एक सेंटेंस देखते हैं। देखिए, अब हम लोग फ्यूचर सीखेंगे और हम फ्यूचर सीखने जा रहे हैं विद द यूज ऑफ इज, एम एंड आर। आपको पता है इनके बाद वर्ब की इंक फॉर्म आती है। ये क्या बोला है, लिखा है मैं आगरा जा रहा हूं, तो सर ये बड़ा आसान सेंटेंस है। हाँ आसान है इसलिए दिया हो, आई एम गोइंग टू आगरा। अब ध्यान क्या देना है, आई के साथ एम आता, सभी को पता है इज एम आर है क्योंकि ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट है तो इज एम आर का यूज किया जा रहा है। ओके, ध्यान क्या देना, आगरा इज अ प्रॉपर नाउन, तो इसका ए कैपिटल से लिखना। बेटा मैं बार बार चीजें आप लोग को बताता हूं क्योंकि अगर इस पे ध्यान नहीं दोगे तो आप मिस्टेक नहीं, आप ब्लेंडर करोगे। ओके, तो चलिए आई एम गोइंग टू आगरा। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बस आप इसमें सिर्फ एक एडवर्ब जोड़ दो, टुमारो, नेक्स्ट वीक, आफ्टर 2 days, जो भी आप लिखो। लेकिन ये एडवर्ब जैसे ऐड होंगे फौरन वो सेंटेंस फ्यूचर बन जाएगा। आई एम गोइंग टू आगरा टुमारो, मैं कल आगरा जा रहा हूं। लेकिन याद रहे नियरेस्ट फ्यूचर होना चाहिए, वो एक्शन बहुत करीब हो, ये नहीं कि मैं नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग आगरा नेक्स्ट ईयर आप बोल रहे हो, इतना डिस्टेंस पे जाओगे तो वहां फ्यूचर ही यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि ये भी चीज आपको समझ में आ गई। चलिए चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। यार क्या बताऊं, इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम ज्यादा हो जाता है, वीडियो थोड़ी लंबी खिंच जाती है, कवर नहीं हो पाता है। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूं। एक आध पॉइंट और बचे हैं जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। वीडियो किसी और टॉपिक पे रहेगी लेकिन कंटिन्यूअस के लास्ट कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान रहे कि बने रहिए ऐसे वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सीखने को मिल रहा है। फिर कह रहा हूं, आई रिपीट अगेन माई सेंटेंस, जो कुछ भी मैं आपको बताता हूं, कुछ पॉइंट बताता हूं, कहीं नोट करते रहा करो। मैं हर बात नहीं लिखा सकता, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया प्रिपेयर के बाद फॉर आता है, लिसन के बाद टू आता है। मैंने आपको बताया अक्षरों का अनुवाद नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि मीनिंगलेस शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करते हैं। तो ऐसी चीजों को आप कहीं ना कहीं नोट करते रह करिए। ये है तो छोटी चीज है लेकिन बेटा बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते अगर आपको ना है। तो चलते हैं फिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, और मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने स्टूडेंट फ्रेंड्स को भेजिए, या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उसको भेजो। इंग्लिश को सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं होती है। इन वॉट एज यू आर यू कैन लर्न इट इजिली। ओके, आराम से आप इसको सीख सकते हो। ठीक, आपको जो चीजें अच्छी लगे, जो आप जो भी पढ़े हो, आप कमेंट किया करिए। आपके कमेंट पढ़ने मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी समझ आता है कि बच्चे किस चीज को, या जो भी लोग पढ़ रहे हैं, किस चीज को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। टिल दैट, शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय, चाओ चाओ।